नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अनुराग गर्ग आज एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। जो टॉपिक हमारा चला था बायोमोलिक्यूल, उसी को कंटिन्यू करने के लिए। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट जो लेक्चर हम लोगों का डिस्कस हुआ था उसमें आपको याद होगा हमने डी फैमिली की बात करी थी, जिसमें हमने ग्लूकोज, मैनोज, राइबोज, एराबिनोज, इस तरह के कई सारे कंपाउंड्स की हमने बात करी थी। उसमें मैंने तुमसे कहा था कि अगर स्ट्रक्चर दे रखा हो तो उसका नेमिंग हम कैसे निकालेंगे, और अगर नेम दे रखा हो तो स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने, तुम्हें याद होगा, ग्लूकोज की हमने पायरेनोस फॉर्म बनाई थी, जिसमें हमने एक वर्ड की भी बात करी थी, एनोमर की। अल्फा एंड बीटा दो टाइप के एनोमर होते हैं, ठीक है। तो उनका पायरेनोस फॉर्म हमने ग्लूकोज का बनाया था, और फ्रक्टोज की हमने फ्यूरेनोस फॉर्म को डिस्कस किया था, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो इसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो मेनली आज हम लोग बात करेंगे डाइसैकेराइड की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मेनली सम इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड होते हैं, जैसे सुक्रोज होता है, एक माल्टोज होता है, और एक होता है लैक्टोज। ये तीनों फेमस डाइसैकेराइड हैं। तो आज हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम फिर से बात करेंगे इस वाली फॉर्म की, जिसको हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस करा था। तुम्हें याद होगा, ये हमने लिखा था लास्ट टाइम पर अल्फा डी ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग है, तो इसको हमने नेम दिया था पायरेनोज। तो इस कंपाउंड का नाम हमने वहां पे लिखा था अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज लिखा था। अच्छा, ये अल्फा हमने इसको क्यों लिखा? अल्फा हमने इसलिए लिखा बिकॉज इसका जो OH है वो इस कार्बन के नीचे की तरफ है। ये तुमको याद होगा कि OH अगर बिलो दी प्लेन है, इसको हम बिलो मानेंगे। अगर ये बिलो है तो इसको हमने क्या बोला था? अल्फा। और अगर इस OH को हम ऊपर लिख देते तो वो होता बीटा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर इसको अल्फा नाम दिया है, चाहे तो हम बीटा भी बना सकते हैं। और तुम्हें ये भी याद होगा, जैसे ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, और ये नंबर 6 यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, और ये होता है नंबर 6। ये होता है नंबर 6, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, समझना पूरी बात। ये ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म है, इसमें अब तुम्हें, अच्छा, ये ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म दी है, इसको हम ग्लूकोपायरेनोस कहें या ग्लूकोज कहें, बात एक ही है, कुल मिलाकर मॉलिक्यूल ग्लूकोज ही है। इसमें तुम्हें ये याद रखना है, ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म में 1 नंबर जो कार्बन होता है यही एनोमेरिक कार्बन होता है। एनोमेरिक का मतलब, अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH बिलो है तो अल्फा होगा, और अगर ये OH अबव है तो इसको हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखो, जो नंबर 1 कार्बन ग्लूकोज का होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। अच्छा जी, अब तुम्हें याद क्या रखना है, अल्फा फॉर्म में 1 नंबर का OH बिलो, 2 नंबर का बिलो, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का OH होता है वो अबव होता है, बाकी सारे OH बिलो होते हैं। नंबर 1 का बिलो, नंबर 2 का बिलो, नंबर 3 का अबव, नंबर 4 का बिलो, और नंबर 5 पर होता है, नंबर 5 पर OH नहीं होता, नंबर 5 कार्बन पर होता है CH2OH अबव। ये तुम्हें याद रखना है, ये ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ग्लूकोज के बाद हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो तुम्हें याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने फ्रक्टोज ड्रॉ करा था, और फ्रक्टोज की हमने फ्यूरेनोस फॉर्म ड्रॉ करी थी। फ्यूरेनोस का मतलब 5 मेंबर रिंग था, 5 मेंबर में 4 तो कार्बन थे और 1 ऑक्सीजन था, उसको हमने फ्यूरेनोस बोला था। और तुम्हें याद होगा, फ्रक्टोज में जो ये वाला कार्बन होता है, ये कार्बन होता है एनोमेरिक कार्बन, और ये अगर नंबर 1 है तो ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और ये नंबर 6 कार्बन इसमें भी होंगे। अब फ्रक्टोज में तुम्हें याद क्या रखना है, सबसे पहले तो जो 2 नंबर कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, जबकि ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। अच्छा, 2 वाले पर OH बिलो है, तो इसको हमने नाम दिया अल्फा। अगर ये OH एनोमेरिक कार्बन का ऊपर लिख दे और CH2OH को नीचे लिख दे तो वो हो जाएगा बीटा। तो चाहे तो हम अल्फा भी लिख सकते हैं और बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 पर OH बिलो, नंबर 2 पर ही एक CH2OH भी होगा, नंबर 3 का OH अबव,
नंबर 4 का OH बिलो, और नंबर 5 पर होगा CH2OH। ये इसकी अल्फा मतलब फ्यूरेनोस फॉर्म है फ्रक्टोज की, और ये अल्फा है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखना समझना, चलो ठीक है, ये तो हुआ। अब इसमें हम एक काम करें, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको हम पलट दें, इस रिंग को हम ऐसे पलट दें, 180 पर पलट दें, तो क्या होगा, ये जो एनोमेरिक कार्बन इस तरफ है, अब देखना ये मैंने स्ट्रक्चर यहां पर बना रखा है, ये बना रखा है ऑलरेडी, ये बना हुआ है, बट ये इनकम्प्लीट है, इसे हमें कंप्लीट करना है। किससे करेंगे, इससे करेंगे। अब इससे वो कैसे बनाएंगे, पूरी बात समझना। इस रिंग को अगर मैं ऐसे पलट दूं, तो पलटने से क्या होगा, सोचिए, मान लीजिए ये कोई रिंग है, ये कोई एक 4 मेंबर रिंग है, यहां पर कोई ग्रुप इस वाले कार्बन पर ऐसे अबाउ दी प्लेन, इधर अबाउ दी प्लेन है ऐसे। अब अगर मैं इस रिंग को ऐसे पलट दूंगा, तो ये वाला ग्रुप किधर आ जाएगा, पहले ये वाला ग्रुप अबाउ था, इस तरफ था, राइट हैंड साइड में था, अबाउ था। अब ऐसे 180 पर पलटने के बाद ये लेफ्ट साइड में आ गया और बिलो दी प्लेन हो गया। तो कभी भी किसी भी रिंग को अगर ऐसे 180 डिग्री प्लेन में ऐसे पलटेंगे, तो जितने भी अबाउ वाले ग्रुप होंगे वो सब के सब बिलो हो जाएंगे, और बिलो वाले अगर कोई हैं तो वो अबाउ चले जाएंगे। तो यहां पर देखो, इस केस में अगर हम इस रिंग को पलट दें, तो ये जो 2 नंबर कार्बन राइट में था, ये 2 नंबर कार्बन किधर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो अब ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन हो गया। ठीक है, तो इस वाले में ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहां पर ये 2 नंबर है तो इसको 3 मान लेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो हमने इसको 180 पर पलट दिया। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, 2 नंबर कार्बन लेफ्ट में होगा, और जितने भी बिलो वाले थे वो सब अबव हो जाएंगे, और अबव वाले सब बिलो हो जाएंगे। तो 2 नंबर पर OH कैसा था, बिलो, तो यहां पर 2 नंबर पर OH कैसा हो जाएगा, यहां पर 2 नंबर पर OH अबव हो जाएगा, और जो अबव में CH2OH था वो बिलो में CH2OH हो जाएगा। अब 3 नंबर पर आओ, 3 नंबर पर OH और H है, OH अबव है तो 3 नंबर पर OH बिलो हो जाएगा, H अबव। 4 नंबर पर OH बिलो है तो यहाँ 4 नंबर पर OH को अबव लिख देंगे, H को बिलो कर देंगे। 5 नंबर पर अबव कौन था, CH2OH, तो यहाँ पर अबव में लिखेंगे H और बिलो में लिख देंगे CH2OH। समझना, अब अगर ये मॉलिक्यूल अल्फा डी फ्रक्टोज है, तो ये भी तो अल्फा डी फ्रक्टोज ही हुआ, बस खाली 180 पर हमने पलट दिया। ठीक है, अब एक काम करें, जो 2 नंबर कार्बन है, ये जो एनोमेरिक कार्बन है, इस एनोमेरिक कार्बन पर OH को और CH2OH को इंटरचेंज कर दें एनोमेरिक कार्बन पर, तो बताइए क्या होगा, इसको OH को नीचे लिख दें, CH2OH को ऊपर लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये होगा OH और यहां पर लिख देंगे CH2OH लिख दो। तो देखो, इंटरचेंज करने पर कहां करा इंटरचेंज, सेकेंड नंबर पे करा, और सेकेंड नंबर क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, तो ये अल्फा से क्या बन गया, बीटा डी ग्लूफ्रक्टोज, तो ये हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। ये चीज समझनी है। ठीक है, अब देखो, तो कुल मिलाकर ये था अल्फा डी फ्रक्टोज, इसको हमने 180 पे पलट दिया, और OH और CH2OH को इंटरचेंज हमने कर दिया, तो ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। कोई डाउट, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। ये तो एक पार्ट हो गया। क्या समझे हमने इसको, हमने बोला कि ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ये याद होना चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और ये अल्फा डी फ्रक्टोज और ये बीटा डी फ्रक्टोज, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज यहां पर और समझना है, वो क्या, वो है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है। अब ये ग्लाइकोसाइड होता क्या है, हम इसी की बात कर रहे हैं। देखो, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज है, अब तुम्हें याद होना चाहिए कि ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा या बीटा, तो एनोमेरिक कार्बन ये वाला एनोमेरिक कार्बन होता है। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, बिकॉज इसका OH बिलो है, तो ये अल्फा है। ठीक है, अब देखो, बेसिकली जो पायरेनोज फॉर्म होती है, इसमें एनोमेरिक कार्बन पर एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल फंक्शन ग्रुप। कैसे हेमी एसिटल, हेमी एसिटल होता क्या है, एक ऐसा कार्बन जिस पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो
और एक ईथर ग्रुप जुड़ा हो। तो इस वाले C पर देखो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है और इस C पर एक ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और O के इधर कार्बन है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये ईथर है और ये अल्कोहल है। दोनों अल्कोहल और ईथर इस एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और इस C के पास H भी है, तो ये होता है हेमी एसिटल। हेमी का मतलब एक हाइड्रोक्सी और एक ईथर, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर किसी अल्कोहल से करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक मीडियम, ड्राई HCl वगैरह हम ले सकते हैं, तो होगा क्या, इस OH का H और इसका OH मिलकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज कर देते हैं, वाटर निकल जाएगा। तो इस O से कौन जुड़ जाएगा? O से जुड़ेगा यहां से, जैसे हम ये कह सकते हैं कि इससे H जुड़ा और इससे OH जुड़ा, तो O से कौन जुड़ जाएगा? CH3। O से जुड़ा CH3। अब देखो यहां पर इस C के पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था और एक ईथर था। यहां पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी ईथर और ये फंक्शनल ग्रुप भी ईथर, दोनों ईथर हैं, तो इसको बोलेंगे यहां पर हम एसिटल। ये एसिटल है, नॉट हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में तो एक हाइड्रोक्सी होगा, पर चूंकि यहां पर दोनों ईथर है तो इसको बोलेंगे एसिटल। और चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको कहा जाएगा साइक्लिक एसिटल। ये याद रखना, साइक्लिक एसिटल। और ये जो बॉन्ड बनता है बस इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज, याद रखना इस चीज को। तो इसका नेम होगा मिथाइल, चूंकि यहां मिथाइल था, अल्फा से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसाइड, ये इसका नेम हुआ, ठीक है। ये याद रखो, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो हमने यहां पर ग्लूकोज पढ़ा, फ्रक्टोज पढ़ा, ये अल्फा और ये बीटा। अब देखो, अब यहां पर आइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इंपोर्टेंट डाइसैकेराइड। द फर्स्ट डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जो जिस चीज को मैं पॉइंट कर रहा हूं आप बस उसी को देखिए, इसी को समझो। अभी ये सब पढ़ने की इनकी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ यहां पर फोकस करो। तो C12H22+O11 ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करें, वाटर से रिएक्शन करें, तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6 और ये भी होता है C6H12O6। दोनों, एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज जो होता है वो बीटा फ्रक्टोज होता है, याद है, ठीक है। देखेंगे, अब देखो ये लिखा हमने, ये ग्लूकोज ये रहा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। कैसे अल्फा, कैसे देखो, ये वाला OH, ये वाला OH बिलो है तो ये अल्फा हुआ, ठीक है। और ठीक से देखना, ये वाला जो बीटा था, इस बीटा को हमने एज इट इज उठाकर यहां पे लिख दिया। देखो वो बीटा डी फ्रक्टोस और ये बीटा डी, वहां में लिखा फ्रक्टोस और यहां लिखा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। कैसे भी लिख सकते हैं, नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस और ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, ठीक है। इसका फॉर्मूला C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। अब देखो क्या करें, इन दोनों में से यहां से ये OH और ये OH, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबरिंग की हम बात करें तो इसमें ये वाला कार्बन कौन सा होता है, नंबर 1, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। और ये बीटा है, बीटा का ये वाला कार्बन एनोमेरिक, ये कौन सा, नंबर 2। तो इसमें नंबर 1 का OH और इसमें नंबर 2 का OH, इनमें से मिलकर एक मॉलिक्यूल वाटर का अलग कर दो, H2O अलग कर दो। तो सपोज ये OH अलग हुआ और ये H अलग हुआ, तो इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला 2 नंबर कार्बन। देखो वाटर निकालकर ये हमने O बना दिया, हम रिवर्स चल रहे हैं, उनसे हमने ये बनाया है,
इसलिए ताकि ये समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए कि सुक्रोज का बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या है। तो यहां पर देखो इस केस में ये क्या है, ये ईथर है, ये भी ईथर और ये भी, दोनों ईथर है, दोनों ईथर है। ठीक है, तो यहां पर इस केस में अब देखो ये सुक्रोज, यही सुक्रोज होता है और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो कहने का मतलब ये है इस केस में ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 और ये फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन नंबर 2, दोनों में ये लिंकेज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे सुक्रोज में किस टाइप का लिंकेज है, इसका C1 और इसका C2, C1 C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज ये होता है, ये याद रखना है। आपसे कभी कहा जाए ग्लूकोज में किस टाइप का लिंकेज होता है, तो याद रखना ग्लूकोज में हम बोलेंगे C1 C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है। अच्छा, तो अब यूं कहो कि अगर हम ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करें, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, इस ये वाला जो ईथर होगा ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इस पर आएगा OH, तो ये OH कहां पर आएगा, बिलो, ये बिलो की तरफ है, तो यहां बिलो में OH आ जाएगा और इसके पास भी बिलो में OH आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में डाइसैकेराइड जो होता है उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, एक तो ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म होती है, फ्रक्टोज की बीटा फॉर्म होती है, ग्लूकोज की पाइरेनोज फॉर्म होती है जबकि फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज फॉर्म होती है। सब चीज रिवर्स होती है दोनों में, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर, चलो ठीक है, उसकी बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, कौन सा रिड्यूसिंग होगा कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होगा, ये भी हम कुछ टाइम की बात करेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमने यहां पर लिया माल्टोस। अब माल्टोस में कैसे करें, एक काम करो, माल्टोस में ये माल्टोस होता है, ये भी डाइसैकेराइड। अब अगर माल्टोस का आपसे कहा जाए माल्टोस में कौन कौन से कंटेंट होता है, माल्टोस किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है या फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं या दोनों मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के, या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ये सब हमें आना चाहिए। तो देखो जब ग्लूकोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही मिलते हैं, ये वाला भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, और ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा, दोनों अल्फा, ठीक है। तो अब इसको हम माल्टोस बनाना है, तो कैसे बनाए माल्टोस, देखो ये हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, अल्फा डी ग्लूकोज तो पता है इसी, ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज, एज इट इज इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया प्रिंट, और इसी मॉलिक्यूल को एज इट इज यहाँ पर भी प्रिंट कर दिया, दोनों मॉलिक्यूल सेम, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्या करें, इसका ये OH और इसका ये OH, बट ये दोनों की पोजीशन क्या है, और दोनों में एनोमेरिक कार्बन कौन है, इसमें एनोमेरिक कार्बन ये रहा, दिस इज C1, तो इसमें एनोमेरिक कार्बन ये रहा, ये भी C1, तो इसका तो एनोमेरिक कार्बन का OH और इसका एनोमेरिक कौन सा, ये वाला कार्बन एनोमेरिक नहीं है, ये तो 4th नंबर कार्बन है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, तो इसके तो C1 का OH और इसके C4 का OH मिलकर क्या करो, एक मॉलिक्यूल वाटर का हटा दो, रिलीज कर दो, रिमूव कर दो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ईथर, ये बन गया ईथर। रिवर्स चलो, राइट से लेफ्ट चलेंगे तो वाटर रिलीज कर दो, और लेफ्ट से राइट चलेंगे तो वाटर, अगर हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वाटर रिलीज कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इसमें वाटर ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा। तो अब देखो, अगर तुम्हें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पता है तो तुम्हारे लिए ये सब याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा जाए माल्टोस, माल्टोस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, किस किस से मिलकर बना होता है माल्टोस, तो माल्टोस कहेंगे हम डाइसैकेराइड है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों ही मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज के, और दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज। और ये कहा जाए माल्टोस में किस टाइप का लिंकेज होता है, तो इसका तो C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन, तो ये हो जाएगा यहां पर C1C4
ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये याद रखना है। तो सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में कौन सा होता है C1, इसमें तो C1 C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, और इसमें C1 C4, चाहे तो यहां लिखो चाहे तो यहां पर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, माल्टोज जो मिलता है, ये मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था इसका, माल्टोज। अब सबसे पहले हम ये बात कर लें इसमें माल्टोज का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो देखो, ये मॉलिक्यूल होता है C6H10O5 होल N। N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सोर्स पर। ये होता है स्टार्च। अब स्टार्च के कई सारे सोर्स होते हैं, तो अगर स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डायस्टेस, डायस्टेस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है माल्टोज। तो स्टार्च से पहले मिलता है माल्टोज, और फिर माल्टोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस करें तो मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और माल्टोज में लिंकेज कौन सा होता है, माल्टोज में लिंकेज होता है C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये हो गया सुक्रोज, ये हो गया माल्टोज, ठीक है। माल्टोज के बाद अब आते हैं नेक्स्ट लैक्टोज पर। लैक्टोज का एक नाम और होता है मिल्क शुगर, मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको। इसका भी फॉर्मूला वही होता है जो सुक्रोज का या लैक्टोज का होता है, C12H22O11। इसमें देखो, यहां पर एक मॉलिक्यूल हमने लिखा बीटा डी गैलेक्टोज। अब बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है तो कैसे बनाए, तुम्हें याद होगा एक टॉपिक मैंने तुमको लिखाया था एपीमर। वहां मैंने तुमसे कहा था ग्लूकोज और गैलेक्टोज बोथ आर C4 एपीमर। C4 एपीमर का मतलब क्या हो, 4th नंबर पर जो OH है वो ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में अपोजिट साइड पर होते हैं। जैसे देखो, ये वाला हमने लिखा था अल्फा डी ग्लूकोज। इस अल्फा डी ग्लूकोज को अगर मैं अल्फा डी गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना चाहूं तो बस एक चेंज करना है, बस वो क्या, नंबर 1 2 3 4, 4th नंबर कार्बन का ये जो OH बिलो है, इस OH को अबव कर दो। जैसे ही अबव करेंगे ये गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां पर हमने इसमें ये लिखा, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको मुझे अल्फा डी गैलेक्टोज में चेंज करना है। तो एक बार फिर से बोलिए क्या करेंगे, गैलेक्टोज में चेंज करना है तो इस वाले OH को ऊपर कर दीजिए और H को नीचे कर दो, ये हो जाएगा गैलेक्टोज। अच्छा, अल्फा है, अल्फा को बीटा में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, एनोमेरिक कार्बन का OH अबव कर दो तो बीटा हो जाएगा। आई बात समझ। तो यहां पर देखो, लैक्टोज में होता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये याद रखना, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बस क्या करें, इसके OH में से और इसके OH में से एक मॉलिक्यूल वाटर का अलग कर दो, वाटर का अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका OH कैसा था अबव, इसका OH कैसा था बिलो, तो इसमें जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज होगा वो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो यहां पर इसका नेम होता है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज़ कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। लैक्टोज याद रखो। तो लैक्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो क्या क्या कंपाउंड मिलेंगे, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये हुआ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इन तीनों कंपाउंड में तुम्हें एक तो ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए, प्लस किस टाइप का लिंकेज है। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर सकते हैं। सुक्रोज के अंदर क्या क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज की पैरेनस फॉर्म, फ्रक्टोज की फेरेनस फॉर्म। लिंकेज कैसा होता है, लिंकेज होता है C1C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। माल्टोज में क्या क्या, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से। और जो लैक्टोज है वो किससे मिलकर बना होता है,
बीटा डी गैलेक्टोज से प्लस बीटा डी ग्लूकोज से। ये कंपोनेंट तुम्हें याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक चीज और समझना, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। अब इसको इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, तो ये देखो समझना, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का ये सारे कंपाउंड जितने भी हैं, ग्लूकोज, माल्टोज वगैरह, ये सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें किसी में भी प्लेनो सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है प्लस 66.5 डिग्री। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कितना होता है थीटा, 66.5। जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो सॉल्यूशन में हमें क्या क्या मिलता है, सॉल्यूशन में हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, इसका सॉल्यूशन मिलता है। अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है प्लस 52.7 एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है माइनस 92.4। माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी, और ये जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है ये ओवरऑल लीवो रोटेटरी होता है। मतलब बिफोर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो सॉल्यूशन बनता है वो ओवरऑल होता है लीवो रोटेटरी। मतलब डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। किसको, सुक्रोज को। ये भी याद रखना कि सुक्रोज का एक नाम और होता है इनवर्ट शुगर, ठीक है। चलिए ये भी हुआ, तो कहने का मतलब ये सारा पार्ट हमने डिस्कस करा है। अब यहां पर एक चीज और है, वो है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब किसी डाइसैकेराइड को देखकर ये बताना कि कौन सा डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखो, जिस किसी का भी, जैसे मैं इसकी बात करूं, देखो इस ग्लूकोज का ये एनोमेरिक कार्बन है और ये फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन है। दोनों के दोनों एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइड लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो ये होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रखना, सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर मैं माल्टोज की बात करूं तो माल्टोज में इस केस में इसका ये एनोमेरिक कार्बन और ये एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तुम्हें याद होगा, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है की रिएक्शन अगर हम टॉलेंस रिएजेंट से करते हैं तो बनता क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड बनता है RCOO-। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाता है, से क्या बनता है, एक सिल्वर मींस ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। अब यहां पर देखो, इस केस में जो माल्टोज है, माल्टोज में ये डाइसैकेराइड है, इसका ये एनोमेरिक कार्बन तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज में इन्वॉल्व है, लेकिन इस ग्लूकोज का ये वाला जो पार्ट है एनोमेरिक कार्बन का, ये फ्री है। फ्री का मतलब ये टोटाइमरेज में शो करेगा, रिंग ओपन होगी और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। और एल्डिहाइड ग्रुप तो टॉलेंस को रिड्यूस कर देता है। तो याद रखो, जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है, मतलब जिसके यूं कह सकते हैं कि एनोमेरिक कार्बन पर अगर हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो इसमें ये हेमी एसिटल फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर ये हेमी एसिटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जबकि माल्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। और माल्टोज का लेफ्ट वाला पार्ट नहीं, इसका जो राइट वाला पार्ट होता है वही रिड्यूसिंग शुगर होता है, मतलब वही रिड्यूस करता है, ठीक है। इसी तरह से हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में देखो, इसका लेफ्ट वाला पार्ट जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज तो इसका नॉन रिड्यूसिंग पार्ट होगा, बिकॉज गैलेक्टोज का जो एनोमेरिक कार्बन है वो तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज में इन्वॉल्व है। लेकिन जो राइट हैंड साइड पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज है। तो बीटा डी ग्लूकोज का देखो, ये एनोमेरिक कार्बन फ्री स्टेट में है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से सुक्रोज ही ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में अभी हमने ये बात करी थी इन तीनों
डाइसैकेराइड की, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड का मतलब जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं स्टार्च है या सेल्यूलोज है। तो चलिए अब हम उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट तो आई थिंक मतलब कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट अब हम लेते हैं स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने बात करी थी डाइसैकेराइड की, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के मेनली जो एग्जांपल्स हैं वो होता है, एक तो होता है स्टार्च और एक होता है सेल्यूलोज। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। तो देखिए स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड होता है मेनली ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट इसके होते हैं। एक तो होता है अमाइलोज और एक नाम होता है अमाइलोपेक्टिन। इन दोनों से मिलकर ही स्टार्च बना होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पर हमें ये याद रखना है कि जो अमाइलोज होता है, अमाइलोज का परसेंटेज होता है 20 to 30% और अमाइलोपेक्टिन होता है 70 to 80%। अभी डिपेंड करता है कि इनका सोर्स वगैरह क्या होता है, स्टार्च का जो सोर्स होता है उन पर ये परसेंटेज अमाउंट डिपेंड करता है। तो स्टार्च मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब ये दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, ये दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। बस जो फर्क होता है वो होता है इनकी चेन का, जो लिंकेज है बस उस लिंकेज का ही फर्क होता है, बाकी होते दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के ही पॉलीमर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें इसमें अमाइलोज। तो अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज मीन्स अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड थ्रू 1,4-ग्लाइकोसाइड लिंकेज। देखिए ये मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये इसका एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, इसका ये 4th नंबर कार्बन, तो इसका C1 और इसका C4, ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज, फिर इसका ये C1 और इसका ये C4, तो यहां पर भी कौन सा C1 C4 लिंकेज। ऐसे ही इस वाले मॉलिक्यूल का ये C1 होगा और इसके बाद वाले मॉलिक्यूल का C4। ऐसे एक लीनियर पॉलीमर बनता है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसको बोलते हैं अमाइलोज। और अमाइलोज का परसेंटेज अमाउंट होता है 20 to 30%, थोड़ा बहुत वेरी करता है, डिपेंड करता है सोर्स क्या है। ठीक है, इसी तरह से एक कंपोनेंट और होता है दैट इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। अब देखिए अमाइलोपेक्टिन बेसिकली है क्या, इट इज ए ब्रांच चेंज पॉलीमर ऑफ alpha D glucose units in which chain is formed by C1 C4 glycoside linkage, whereas branching occurs by C1 C6 glycoside linkage। कहने का मतलब ये है कि जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांच नेचर का पॉलीमर होता है, जिसमें दो टाइप के ग्लाइकोसाइड लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है C1 C4 लिंकेज और एक होता है C1 C6 लिंकेज। होते अल्फा डी ग्लूकोज के, होते अल्फा डी ग्लूकोज ही है। जैसे हमने ये लिखा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये सब भी अल्फा डी ग्लूकोज, समझ रहे हैं। अब इसमें हम नंबरिंग करें तो इसका ये एनोमेरिक कार्बन, इसका ये एनोमेरिक कार्बन, ये नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। इस वाले में ये एनोमेरिक कार्बन 1 2 3 4 5, इस वाले में भी यहां पर ये एनोमेरिक 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 4 5, इसमें भी यहां पर 1 2 3 4 5। अब देख रहे हैं आप इस केस में, जैसे पर्टिकुलर इसकी हम बात करें तो इसमें इसका 4 नंबर कार्बन, इसका 1 नंबर कार्बन लिंकेज हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे C1 C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, प्लस इसमें भी C1 C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज हो रहा है। तो एक तो चेन इसकी बनेगी और ब्रांचिंग में इस वाले का ये 6th नंबर कार्बन, अगर ये 5 नंबर है तो ये कौन सा, ये 6 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन का OH और 1 नंबर का OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, तो एक ईथर यहां पर भी फॉर्म होता है। तो ये जो लिंकेज हुआ इसको क्या बोला, इसका तो C1 और इसका C6, तो यहां पर
अमाइलोपेक्टिन में दो टाइप की लिंकेज होते हैं, C1C4 और एक C1C6। ब्रांचिंग होती है C1C6 की और लीनियर चेन होती है C1C4 की, और होते ये सब के सब अल्फा डी ग्लूकोज ही हैं। तो कहने का मतलब स्टार्च के दो पार्ट्स कौन कौन से, एक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले स्टार्च बेसिकली है क्या? स्टार्च एक पॉलीमर है, ठीक है, मान लिया। अच्छा, स्टार्च दो पार्ट से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा? एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अब फिर तुमसे कहा जाए अमाइलोज क्या? अमाइलोज का मतलब लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें बस एक ही टाइप का लिंकेज होता है, कौन सा? C1C4 बस। लेकिन अमाइलोपेक्टिन के लिए कहें तो अमाइलोपेक्टिन में दो टाइप के लिंकेज होते हैं, कौन कौन सा? एक तो C1C4 और एक होता है C1C6 लिंकेज। तो ये हुआ अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। इसी टाइप से एक पॉलीमर और होता है जिसको बोला जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक लीनियर पॉलीमर होता है और इसका जो मोनोमर हम कह सकते हैं वो होता है बीटा डी ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। जो अमाइलोज है बिल्कुल वैसा ही सेल्यूलोज, बस फर्क इतना है, अमाइलोज में ये होता है अल्फा ग्लूकोज, जबकि ये सेल्यूलोज होता है बीटा ग्लूकोज का। तो ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन, और इस एनोमेरिक कार्बन का जो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर से बन रहा है, मतलब OH ऊपर रहा होगा, तो ये कौन सी फॉर्म रही होगी? बीटा फॉर्म। तो यहां लिखा हुआ भी है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, और इसमें लिंकेज कौन सा होता है? C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ये याद रखना है तुम्हें बस, ठीक है। तो याद रखो, ये बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स एक लाइन में अरेंज करें। उसके बाद इसका C1, इसका C4, इसका C1, इसका C4, इस टाइप से कई सारे ग्लाइकोसाइड लिंकेज करें तो मॉलिक्यूल बनता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये हुआ पॉलीमर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। चलिए इसी के बाद अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो एक तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्लस एक टर्म अभी हम और लेंगे, दैट इज म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डाइसैकेराइड, जिसमें हमने सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस ये सब लिया था, और उसके बाद फिर हमने स्टार्च और सेल्यूलोज की भी बात करी थी। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी का, वो है म्यूटा रोटेशन। अब हमें इसको समझना है कि म्यूटा रोटेशन बेसिकली होता क्या है। देखो, तो तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में हमने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का। हमने उस टाइम पे कहा था जो ग्लूकोज होता है बेसिकली ये ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्म है। इस ओपन चेन फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोक्सी है, टोटामेरिज ग्रुप होता है, और टोटामेरिज में से एक तो कंपाउंड बनता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और एक बनता है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और उस टाइम पे हमने ये भी कहा था कि अल्फा और बीटा जो है ये दोनों एनोमर होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस केस में यहाँ पर अगर हम इस बिल्कुल फ्रेश अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की बात करें, मीन्स हम ये कहें कि मान लीजिए एक कंटेनर में प्योर अल्फा डी ग्लूकोज है, प्योर 100% ये है, तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 112। इसी टाइप से अगर फ्रेश हम बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज लें, 100% ये लें किसी अदर कंटेनर में, तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 19 डिग्री। ये हमको याद रखना है, मतलब ये जो स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ये इनका प्योर कंडीशन में होता है। लेकिन जब ये कंपाउंड टोटामेरिज में शो करता है तो टोटामेरिज में कैसा प्रोसेस होता है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये जब एल्डिहाइड ग्रुप टोटामेरिज में शो करेगा तो अल्फा भी बनेगा प्लस बीटा भी बनेगा। इट मींस एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में
अल्फा ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, बीटा ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, प्लस ये ओपन चेन फॉर्म भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, उस सॉल्यूशन में अल्फा का जो परसेंटेज अमाउंट होता है वो होता है 36%, बीटा का होता है 63.8%, और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक से देखना, ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक टाइप से मैंने उसको ड्रॉ करा है, बट एक्चुअल में ये ओपन है। ओपन का परसेंटेज अमाउंट होता है 0.2%। तो ये जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन का ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5। पूरे सॉल्यूशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये प्रेजेंट है 36%, ये प्रेजेंट है 63.8% और ये है 0.2%। इस पूरे सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो होता है कितना, 52.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अगर हम फ्रेश अल्फा डी ग्लूकोज लें और उस अल्फा डी ग्लूकोज में हम वाटर मिक्स करें और कुछ टाइम के लिए हम उसको छोड़ दें, तो ये देखा जाता है कि स्टार्टिंग में जो स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और डिक्रीज होते 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 लास्ट में 52.5 पर आकर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 100% प्योर फ्रेशली बीटा डी ग्लूकोपैलिनोस फॉर्म ले रहे हैं, 100% प्योर बीटा डी ग्लूकोज लें, उसके अंदर वाटर मिक्स करें, तो ये देखा जाता है स्टार्टिंग में जो स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री होता है, ये बढ़ते 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 वापस 52.5 डिग्री पर आकर कांस्टेंट हो जाता है। इट मींस ये तो 112 से डिक्रीज होता है यहां तक, और ये 19 डिग्री से इंक्रीज होता है यहां तक। तो स्पेसिफिक रोटेशन में वक्त के साथ, टाइम के साथ ये जो चेंजेस आ रहा है स्पेसिफिक रोटेशन में, इसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। आई बात समझ? ये चीज हमको याद रखनी है। कहने का मतलब व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? द चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो याद रखिए, ये होता है म्यूटा रोटेशन। अब बात ये है कि म्यूटा रोटेशन शो कौन करता है, तो याद रखना म्यूटा रोटेशन वही कंपाउंड शो करेंगे जिसका एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइड लिंकेज फॉर्म ना कर रहा हो। जैसे सुक्रोज की बात करें, अब सुक्रोज किसका बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, और दोनों के ही एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइड लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। बट अगर हम बात करें लैक्टोज की या फिर माल्टोज की, लैक्टोज और माल्टोज में इनकी हाफ यूनिट जो होती है वो हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए वो दोनों म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, बट लैक्टोज या फिर माल्टोज म्यूटा रोटेशन शो करता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमने कंप्लीट करा, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, छोटा सा पार्ट था, सिंपल पार्ट है, याद होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये मॉलिक्यूल कौन सा? ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, इसका हम नेम भी लिख सकते हैं, दिस कंपाउंड इज डी ग्लूकोज। अब देखो, डी ग्लूकोज की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, ग्लूकोज के अगर हम देखें फंक्शन ग्रुप, दो टाइप के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट मींस जो ग्लूकोज होता है ये एल्डिहाइड की रिएक्शन भी शो करता है, साथ में अल्कोहल की रिएक्शन भी शो करते हैं, तो ये दोनों के ही रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब देखो, ग्लूकोज की हमने फर्स्ट रिएक्शन कराई CH3COCl के साथ। दिस कंपाउंड इज एसिटाइल क्लोराइड। इसके 5 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, और चूंकि CH3COCl है तो इसका रिएक्शन होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप से। ठीक है, क्या होगा? हमको याद है अल्कोहल की रिएक्शन अगर CH3COCl से करते हैं तो होता क्या है, इसका H अलग होगा और इसका Cl लीव करता है, प्लस ये जो कार्बन होगा CO कार्बन, ये इस ऑक्सीजन से अटैच्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर कंपाउंड बनेगा CHO, देन H और O से अटैच्ड COCH3 होल 4, और फिर यहां पर CH2OCO CH3। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट।
ठीक है, अब यहां पर एक चीज तुम्हें समझना है, चलो इसको हम ले सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, थोड़ा ये ब्रैकेट वाला जो स्टाइल है, जरा इसको एक बार आप समझ लीजिए कैसे मैंने इसको लिखा। देखिए बेसिकली क्या है, ये होता है ग्लूकोज, ठीक है, यहां पे ये हमने बनाया था C डबल बॉन्ड OH, HOH, OH, HH, OH, यहां पर भी OH एंड CH2OH। इसका रिएक्शन अगर हम CH3COCl से करें तो इसको मैं रिवर्स करके भी यहां पर लिख सकता हूं। लिखा। अब बताइए इसमें क्या होगा, ये वाला HCl यहां से लीव करेगा, ऐसा ही मॉलिक्यूल यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल हमने लिखे, एक तो यहां लिखा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, इधर भी लिख सकते हैं। तो जितने अल्कोहल होंगे उतने ही CH3COCl के साथ रिएक्शन करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहां पर अल्टीमेटली बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड OH एज इट इज है, यहां पे लिखा O, C डबल बॉन्ड O CH3, इधर लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिखा H, फिर यहां पर H, देन यहां पर C डबल बॉन्ड ये O CH3, यहां पर भी O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर फाइनली बनेगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे तो कितने एसिटाइल ग्रुप यहां पर अटैच्ड हुए, एक यहां पर, एक यहां, यहां, यहां और यहां पर। अब जरा ठीक से देखो, इस वाले कार्बन पर क्या आ रहा है CHOCOCH3, यहां पर भी क्या आ रहा है CHOCOCH3। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच बिल्कुल सेम है और ये भी बिल्कुल सेम है। तो ऐसी ब्रांचेस कितनी टोटल आ रही है, 4। यहां पर भी कौन है, यहां पर कौन है CH, लेकिन यहां पर CH2 है, ये डिफरेंट है। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O, ऐसे ये कितने प्रेजेंट है, यहां पर H और ये बना C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसे कितनी यहां पर ब्रांचेस प्रेजेंट है, एक जैसी 4। तो मैंने होल 4 यहां पर लिख दिया। इट मींस ये वाला ग्रुप ऐसे 4 बार टोटल आएगा और यहां पर फाइनली क्या रहेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो शॉर्ट में हम इसको यहां पर ऐसे भी बना सकते हैं, ये चीज तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करते हैं तो इसके 5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं 5 मॉलिक्यूल, बिकॉज 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो कंपाउंड बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसको कहेंगे। इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन बाय हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट वेरी हाई टेम्परेचर। और सोडियम बोराइड भी हम यहाँ पर, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, याद रखना। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा, किसमें, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। बाकी जो ऑलरेडी अल्कोहल ग्रुप है ये तो अनरिएक्टिव रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, बनेगा CH2OH। रिमेनिंग ये चारों जो हाइड्रोक्सी हैं, ये वाला पार्ट एक जैसा है, तो हमने यहाँ पर भी उसको ऐसे लिखा HOH एंड होल 4 और यहाँ पर CH2OH बन जाएगा। इसको बोलते हैं सार्बिटोल। अच्छा, इसमें अब देखिए इसका स्टीरियो स्ट्रक्चर होगा, इसमें ये वाला OH अगर राइट में है और ये OH लेफ्ट है, तो इसमें भी जो 4 ब्रांच है, इसमें जो राइट में आ रहा है वो राइट में रहेगा और जो लेफ्ट में आ रहा है वो लेफ्ट में रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट में लिखने के लिए हमने ऐसा लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो राइट में है वो राइट और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेंगे, याद रखो, ठीक है। तो ये हुआ कैटालिटिक रिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन बाय रेड P प्लस HI। और रेड P प्लस HI हमको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सभी टाइप के ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देता है एल्केन में और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा एल्केन में। तो ओवरऑल यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का एक स्ट्रेट कार्बन चेन हमें मिलता है जिसका नेम होता है नॉर्मल
हेक्सेन, ये चीज तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट इज रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। इससे अगर हम रिएक्शन करें तो HCN की रिएक्शन किससे होती है? एल्डिहाइड ग्रुप से होती है, ठीक है। अल्कोहल अनरिएक्टिव रहता है, तो क्या होगा, ये H ऊपर आएगा, इसको बना देगा OH में, और CN अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन से। तो ये CH से अटैच हुआ OH और C से अटैच हुआ CN। तो अगर एक ही कार्बन पर OH है और CN है तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। याद रखना, हाइड्रीन जो वर्ड होता है वो बेसिकली OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए यूज में लिया जाता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो इसका नेम होगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसी के बाद अगर हम रिएक्शन कराएं NH2OH से, ये कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज का रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराएं तो ये रिएक्शन होता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज में दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। तो ये कंपाउंड अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। तो NH2OH का जो रिएक्शन होता है वो एल्डिहाइड से, ये तुम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर पढ़ा था वहां पर तुमने पढ़ा होगा इसको। तो होगा क्या, इसका H2 और इसका O वाटर के फॉर्म में लीव कर जाता है, से कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड N एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है ऑक्साइन। तो इसका नेम होता है ग्लूकोज ऑक्साइन। बाकी हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विद या तो टॉलेंस रिएजेंट से करें या फिर ब्रोमीन वाटर से करें। ये बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट है क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्या करेगा टॉलेंस या ब्रोमीन वाटर, जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट किसमें हो जाता है, COOH में। एंड रिमेनिंग जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जितने हैं एसिडीज रहते हैं अनचेंज। इस कंपाउंड का नेम होता है ग्लूकोनिक एसिड, ये नाम तुम्हें याद होना चाहिए। एल्डिहाइड की जगह कहने का मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और CHO कन्वर्ट किसमें हो जाता है, COOH में। इस कंपाउंड का नेम होता है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, हम और भी यहां पर लिख सकते हैं। देखो ये देखिए, ग्लूकोज का रिएक्शन अगर HNO3 से करें, अब HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, ये इस एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन कर देता है किसमें, COOH में। लेकिन जो अल्कोहल ग्रुप है, ये चारों अल्कोहल ग्रुप एसिडीज रहते हैं, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोक्सी है दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल ही फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, और फिर वो एल्डिहाइड में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ये जो बीच के हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इनमें कोई चेंज नहीं होता है, ये याद होना चाहिए। ये लिखा हमने यहाँ पे ग्लूकोज HOH और ये बनता है COOH, इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड, याद रखो, ठीक है। तो HNO3 से करेंगे तो सैकेरिक एसिड बनता है। इसके बाद यहां पर एक ये भी याद रखेंगे, अगर जाइमेज एंजाइम ईस्ट में प्रेजेंट जो जाइमेज एंजाइम होता है, अगर उससे इसका रिएक्शन करें, मींस फर्मेंटेशन टाइप का रिएक्शन है, तो याद रखना इसमें मॉलिक्यूल बनता है C2H5OH प्लस CO2 गैस इसमें से रिलीज होती है। एंड दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ बियर, ठीक है। इससे हम बियर भी बना सकते हैं इस टाइप के प्रोसेस से। तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल भी बनता है। और एक लास्ट रिएक्शन और है इसका, वो है H2NH सिंगल बॉन्ड PH। इस कंपाउंड का नेम होता है फिनाइल हाइड्रोजन। दिस कंपाउंड इज फिनाइल
हाइड्रोजीन, इसमें तुम्हें याद रखना होगा, डायरेक्टली याद रखो, इसके टोटल 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्शन किस कार्बन पर और इस कार्बन पर होती है, इसमें बनता है कंपाउंड CH डबल बॉन्ड N, NH इसी टाइप से C डबल बॉन्ड N, NH और रिमेनिंग जो कार्बन होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं ओसाजोन। ये नेम तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम फिनाइल हाइड्रोजीन से करें तो इसके 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं ओसाजोन। और ये भी याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है, इसके रिएक्शन, ये फ्रक्टोज भी रिएक्शन देता है, मिस ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों से सेम प्रोडक्ट बनता है ओसाजोन। तो ये हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट, जिसमें हमने कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करे और लास्ट में हमने लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो मैंने तुमसे कहा कि जो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शंस होती है, बिकॉज इसमें दोनों टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड होगा एमिनो एसिड। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।